ठीक है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये समाज कार्य और समाजशास्त्र दोनों पर आधारित है, क्योंकि हमने एक कॉमन टॉपिक लिया है आज के प्रश्नों में। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि गैर सरकारी संगठनों से कुछ प्रश्न रहेंगे, जो कि एमपी सेट समाजशास्त्र को भी रिलेट कराता है और यूजीसी नेट सोशल वर्क को भी रिलेट कराता है। आगामी परीक्षा आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें भी आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ परिवार एवं विवाह से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, घरेलू हिंसा से संबंध में आपको प्रश्न मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन से भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क में, एमपी सेट समाजशास्त्र में और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि राज्य गैर सरकारी संगठनों को अनुदान किसकी सहायता के लिए देता है? समाज के लिए, बी व्यक्ति के लिए, सी गरीबों के लिए, डी शिक्षा के लिए। सही विकल्प क्या होना चाहिए? गैर गैर सरकारी संगठन को अनुदान किसकी सहायता के लिए देता है? सवाल आपके सामने, प्लीज। ये ऑप्शन हो समाज के लिए। नहीं, ऑप्शन सी। यहाँ विकल्प अगर हम बात करते हैं, राज्य, ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा आप सबका जवाब। यहाँ अगर मैं आप सबसे बात करता हूँ कि राज्य गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को अनुदान किसकी सहायता के लिए देता है, तो वह ऑप्शन सी यानी गरीबों के लिए देता है। राज्य सरकारें गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं के लिए देते हैं और इस योजना का मकसद क्या होता है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करना होता है। उनके संदर्भ में ये क्रियाएं बेसिकली संचालित होती हैं। नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी होता है। हालांकि ये बात की बातें हैं, फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि राज्य गैर सरकारी संगठनों को अनुदान किसकी सहायता के लिए देता है, तो विकल्प यहाँ पर आप सभी का जाएगा गरीबों के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में एक अनुमान के अकॉर्डिंग या अनुसार कहा गया कि गैर सरकारी संगठनों की लगभग संख्या कितनी बताई गई है? 20, ऑप्शन ए 20 लाख। 25 लाख या 50 लाख? 20। बिल्कुल। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, शायद मैंने कल आप लोगों से इस पर चर्चा भी किया था आप सभी लोगों से, है ना? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 20 लाख। ठीक है, 20 लाख बताया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एनजीओ की जो संख्या है इतनी दर्शाई गई है। भारत में एनजीओ 2023 की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, 2023 में तो उस समय बताया गया था कि 1.87 लाख, ठीक है, गैर सरकारी संगठन भारत में लगभग है ना, अप्रॉक्स में दर्शाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो 9436 एनजीओ को लेकर पंजीकरण किया गया है। दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं तो 80,155 एनजीओ को पंजीकरण किया गया है। ये पंजीकरण की संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पूर्वोत्तरी भारत में अगर हम बात करते हैं तो बताया गया है कि 9636 एनजीओ जो है बेसिकली काम कर रहे हैं पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, और अन्य के रूप में रह सकते हो जो पंजीकरण नहीं हुए हैं, है ना? तो ये फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि गैर सरकारी संगठन सहयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सहयोग के आधार पर कितने टाइप के डिफाइन किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कौन कौन नाम बताना चाहेंगे? 4।
कल आप लोगों ने शायद इसके बारे में स्टडी भी धर्मार्थ किया था। जी सहभागिता संगठन, सशक्तिकरण करने वाले संगठन, सेवा बिल्कुल संगठन। बिल्कुल। यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, मैं नोट कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है धर्मार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं परोपकारी, कल मैंने पढ़ाया था। दूसरा वो होता है सेवा संगठन, जिसका दूसरा नाम है सरकारी। तीसरा होता है सहभागिता संगठन। और चौथा जो दर्शाया गया था सशक्तिकरण। ये 4 टाइप के चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हो कि विकल्प जो होगा वो आप सभी का डी विकल्प सही होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एनजीओ को उनकी संरचना और मिशन के आधार पे 2 तरह की एनजीओ को डिफाइन किया गया था। किसके आधार पे? संरचना या मिशन के आधार पे 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सहयोग के आधार पे पूछा गया था, ना कि संरचना और मिशन के आधार पे पूछा गया। संरचना और मिशन के आधार पे होता है तो एक होता है परिचालन, ठीक है, और दूसरा होता है वकालत। वकालत, ये 2 टाइप के डिफाइन किए गए थे मिशन या संरचना के आधार पर एनजीओ के प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गैर सरकारी संगठन बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने 7 सदस्यों की 7 आवश्यकता होती है? बिल्कुल, आपने अभी अभी विकल्प मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे 7। ठीक है, विकल्प ए है। देखिए सर क्वेश्चन नंबर शायद सॉरी, क्या करे हो आप? क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया शायद। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया? अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फिर 4 बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है छूट गया, हाँ छूट गया है। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 5 देख लेते हैं। कहा गया कि एनजीओ बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की संख्या आती है? तो यहाँ पर आपको 7 लगाना उचित नहीं होगा, आपको लगाना होगा 11। कितना लगाना होगा? 11। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यदि मैंने आपके सवाल यहाँ पर किया होता कि बताइए गैर सरकारी संगठन में कार्यकारिणी सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? कार्यकारिणी कल मैंने नोट करवाया था, याद होगा आप लोगों को, है ना? तो वहाँ पे मैंने 7 नोट किया करवाया था। कार्यकारिणी समिति या संस्था, है ना, कार्यकारिणी, ठीक है, सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो आप 7 बताएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए विकल्प आपका सी जाएगा, यहाँ पर 11 ना कि 7 जाएगा। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 7 का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 छूटा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। गैर सरकारी संगठन के सहयोग के आधार पे कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? ऑप्शन ए समुदाय संगठन नहीं है, राष्ट्रीय संगठन नहीं है, या नगर संगठन नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। पंचायत, देखिएगा गैर सरकारी संगठन के सहयोग के आधार पर कौन सी प्रक्रियाएं नहीं दर्शाई गई हैं? तो वह बेसिकली पंचायत नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, बाकी इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो सही विकल्प जो यहाँ पर माना जाएगा वो समुदाय संगठन सहयोग के आधार पे है। राष्ट्रीय संगठन भी सहयोग के आधार पर क्रियाओं को संचालित करता है, एनजीओ ये भी है, और नगर संगठन का परिप्रेक्ष्य भी बनेगा, पंचायत नहीं बनेगा। पंचायत नहीं बनेगा, अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प आपका पहला सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका तीसरा विकल्प रहेगा। प्रश्न बड़ी ही ध्यान से सुनकर आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग कौन सा नहीं है? मौलिक, ऑप्शन बी समिति। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन बी होगा, विक्रय समिति, है ना, विक्रय समिति। गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आप सभी लोगों को ये बात याद रखनी होगी, एक तो क्रय समिति, पदाधिकारी और साधारण सभा, और एक साधारण सभा, इन चीज़ों का प्रयोग इसके दौरान किया जाता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक परामर्शदाता भी शामिल है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक तो साधारण सभा भी शामिल है, ये आपका शामिल है। दूसरा प्रबंधन कार्यकारी समिति शामिल है, जो कि विकल्प में नहीं है। तीसरा पदाधिकारी शामिल है, यानी तीसरा है यहाँ पे। वैधानिक परामर्शदाता शामिल है।
ठीक है। और चौथा एक अगर हम बात करते हैं तो क्रय समिति भी शामिल है, लेकिन सवाल क्या था कि कौन सा अंग शामिल नहीं है, ठीक है। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। सर क्रय समिति पता, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्रय समिति देखिए, क्रय समिति का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ सदस्य नागरिक समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले क्रियाओं को दर्शाते हैं, जैसे लोगों की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु सामान्य हितों से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं, उन परिप्रेक्ष्य में क्रय समिति का पार्ट देखने को मिलता है। इसमें अगर मैं और थोड़ा सा आप सबसे डिस्कशन करता हूँ कि क्रय समिति बेसिकली होता क्या है, तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी संगठन के खरीद प्रक्रिया से जुड़े मामलों को संभालने वाली जो व्यक्तियों के समूह होता है, उसे हम क्रय समिति कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, अलग अलग ना अनुभव और ज्ञान वाले जो सदस्य होते हैं, वो प्रबंध को या मैनेजमेंट को कंपनी के संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बारे में सलाह देते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रय समिति। क्रय समिति तो अब क्रय समिति के सदस्यों का समुचित ज्ञान और अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है ना। क्रय समिति का रोल होता है कि एक ही उद्योग में काम करने वाले कारोबारियां हैं, उन कारोबारियों का समूह को बेसिकली ज्ञान प्रोवाइड करे या उसे प्रदान करे, है ना। क्रय समिति के सदस्यों को कंपनी के संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बारे में सलाह देने की प्रक्रिया को लेकर संचालित करता है, इसलिए क्रय समिति भी एनजीओ में एक मौलिक अंग के रूप में जाना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा बी, जो विक्रय समिति है, विक्रय समिति कोई नाम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, दिशा निर्धारण के दृष्टिकोण से गैर सरकारी संगठन को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दिशा निर्धारण के आधार पर डिफाइन। ऑप्शन ए। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपने 7 में जवाब मुझे दिया है ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी करेक्ट जवाब माना जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट जवाब माना जाएगा। दिशा निर्धारण की प्रक्रिया में अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि गैर सरकारी संगठन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या कितने भागों में बेसिकली दर्शाया गया है, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि एनजीओ की जो प्रकार हैं वो परोपकारी, धर्मार्थ एक होता है, दूसरा सेवा, तीसरा सहभागिता, चौथा सशक्तिकरण। वही चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं और विकल्प आपका बी होगा। वो दिशा निर्धारण के या सहयोग के आधार पे आप कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। यहाँ पे सहयोग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, दिशा निर्धारण केवल लिखा है। सहयोग कह लीजिए या दिशा निर्धारण करिए, बात दोनों एक है, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो विश्व बैंक के आधार पे बेसिकली 2 भागों में गैर सरकारी संगठनों को विभाजित किया गया है। मैंने अभी अभी आप लोगों को मुख्यतः रूप में दर्शाया था वही 2 नाम, एक परिचालन संगठन तो दूसरा समर्थन संगठन। तो एक परिचालन होता है, ठीक है, परिचालन होता है, दूसरा आप सभी लोग समर्थन का भी नाम ले सकते हो, समर्थन संगठन का पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गैर सरकारी संगठन के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन सा है इस शब्दों में दर्शाया गया है? उसके कार्य तो आपको ये सभी। ऑप्शन बी। मानवाधिकार की रक्षा करना विकल्प सही होगा, महिलाओं के पुनर्वास की बात भी सही होगा, सामाजिक न्याय को दिलाने की भी बात सही होगा, विकल्प आपका डी होगा। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित नियोजन समिति के द्वारा सर्वप्रथम गैर सरकारी संगठन को मान्यता कब प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विकल्प आपको ढूंढना है, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब 10 का। बोलिए बोलिए। 1925 आप कह रहे हैं मैडम, जो कि 1925 आपने गलत जवाब दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी। 1938, ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन नहीं पूछा गया था। अगर आप इसका संगठन की बात करते तो 1885 का आप नाम भी लगाते हैं, और गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के मुंबई में इन्होंने एक
बेसिकली एक अहम रोल अदा किया था सन 1885 के दौर में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित एक नियोजन समिति के द्वारा पहले जो है एनजीओ को जो मान्यता प्रदान की गई थी, तो वह वर्ष था 1938 का, 1938 का। ये विकल्प आप सबके लिए सही माना जाएगा। 1938 स्थापित हुआ। योजना आयोग ने गैर सरकारी संगठनों के द्वारा विकास के कार्यों की भूमिका को सर्वप्रथम मान्यता भी प्रदान की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। विकल्प सही होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था? क्वेश्चन ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जाता है डी। ठीक है। छठा, आपको मैं बता दूं कि ये जो छठा पंचवर्षीय योजना आप सभी लोग देख रहे हैं, या छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी बात आप सबसे की जा रही है, उस समय गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था। संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था। और ये जानते हैं आप लोग छठी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? बता सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? देखिए इसमें ना दो रोल आएगा आपको। सर 1980 से 1985। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना जब आप सभी से पूछा जाए कि कब ये स्टार्ट किया गया था, तो आप सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी इसके तरीके या ट्रिक वगैरह बता चुका हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को इसमें दिक्कत भी ना आए। सन 1980 से लेकर 1985 का दौर था, और उस समय गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया कि भाई एक प्रकार का ये इंस्टीट्यूट है, या एक प्रकार से ये इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में गैर सरकारी संगठनों का संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए किसी किसी किताबों में हम लोगों को देखने को मिलता भी है सातवीं पंचवर्षीय योजना भी। सातवीं पंचवर्षीय योजना भी, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस योजना के जरिए सामाजिक न्याय में आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने की बात, रोजगार पैदा करने की बात, खाद्यान्न उत्पादन की बात इत्यादि क्षेत्रों में विकास स्थापित करने पर बल दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसलिए कहीं कहीं कहा गया कि एनजीओ जो है संस्थागत का स्वरूप जो है सातवीं पंचवर्षीय में प्रोवाइड कराया गया। अब विकल्प में नहीं था सातवीं, इसलिए मैंने छठी को लगाया। बाय द वे, यदि छठी या सातवीं मिलता है तो मैं आप सबसे कहूँगा कि प्रायोरिटी आप सभी लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना को दीजिएगा, क्योंकि अरोड़ा आसफ एनसीईआरटी की किताब है और वो बेस्ड है एनसीईआरटी किताब पर, और वैलिड है एनसीईआरटी किताब का भी क्वेश्चन जो है आंसर भी, है ना, तो इसलिए उसमें सातवां दिया हुआ है, तो इसलिए सातवीं ही पंचवर्षीय योजना को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी। 1953। ऑप्शन बी। बिल्कुल। तो यहाँ आपने अभी भी जो जवाब दिया मेरे 12, ये इसका बेसिकली जो डेट आती है 12 अगस्त 1953 का डेट आता है। और इसकी स्थापना में सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने समुदाय के सभी वर्गों के विकास को लेकर ये समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किया था खासकर। और सबसे पहली इसकी अध्यक्ष जो रही थी दुर्गाबाई देशमुख रही थी, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, और मैं सभी से कहूँगा कि ये इसका सही विकल्प जो होगा वो विकल्प आपका बी सही माना जाएगा। ठीक है सर सर समाज कल्याण विभाग अलग है और बोर्ड अलग है। समाज कल्याण, देखिए यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो ये सवाल उसी से संबंधित बनाए गए हैं, है ना। ये एक सवाल जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से ही संदर्भ में बनाए गए हैं। ऐसा आप ना सोचें कि समाज कल्याण विभाग से सवाल बनाया गया। अगर बोर्ड ना लिखकर विभाग लिखा होता तो मैं आप सभी लोगों से कहता कि भाई आप विकल्प दूसरी तरफ रुख करें, वो भी 1985 का, है ना, तो वहाँ पे आपका विकल्प वो बनता। लेकिन ये सवाल साफ क्लियर है कि जो समाज कल्याण बोर्ड लिखा हुआ है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का ही सवाल है। ठीक है, विकल्प बी ही। जी सर। हाँ, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि गैर सरकारी संगठन के द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने के लिए
कौन सा कार्य किया गया है? ऑप्शन बी। अब सभी। आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 में। बड़ा आसान सा सवाल था ये, और यहाँ बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एक तो कृषि में नवाचार, आजीविका संवर्धन, बागवानी का प्रोत्साहन और ये सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका विकल्प डी ही करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पर सभी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में किसने कहा कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय सहयोग का नाम ही संगठन है? देखिए ये स्टेटमेंट आया हुआ है 14 में, और विकल्प आएगा जेडी मोने का नाम। विकल्प आएगा जेडी मोने का नाम कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय सहयोग का नाम ही संगठन है। सामाजिक आंदोलन की 4 अवस्थाएं किसने बताई है? देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन डी। नहीं, विकल्प गलत है। विकल्प में वो नाम ही नहीं दर्शाया गया है। यहाँ क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन विकल्प में नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ब्लूमर, ब्लूमर एंड टिल्ली ये नाम है, ठीक है। और सामाजिक आंदोलन के 4 चरणों की इन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया था। पहले का नाम था, इन्होंने दिया था प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक चरण, जहाँ बेसिकली किसी मुद्दों के बारे में जागरूकता होते हैं और नेता उभरते हैं, वो प्रारंभिक चरण का पार्ट था। दूसरा जो था वो एकीकरण का था, मतलब इस चरण में लोग एकजुट होकर मुद्दे के प्रचारित करने और जागरूक बढ़ाने के लिए संगठित होते थे, इसलिए इसे एकीकरण का चरण कहा गया था। और तीसरा संस्थागत चरण है। ज़मीनी स्तर पर स्वयंसेवकों की ज़रूरत नहीं होती है, या एक स्थापित संगठन होता है जिससे जनरली या आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, तो उस प्रक्रिया में संस्थागत चरण शामिल होता है। और चौथा है गिरावट का चरण। गिरावट का चरण इसका मतलब समापन का है। अगर आंदोलन सफलतापूर्वक हो गया तो उसमें बदलाव आता है, और उसकी जिसकी वह मांग कर रहा था, लोग अब मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन में वो गिरावट का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये 4 जो चरण है ये ब्लूमर एंड टिल्ली के द्वारा बताए गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों में डेविड ए बर्ले का नाम आता है, बर्ले का नाम आता है, डेविड ए बर्ले का नाम आता है, लेकिन ब्लूमर और टिल्ली का नाम हमेशा पेपर में देखने को भी मिलता है, और इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, इसलिए इसको आप हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन बी। 5वां स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब आया है, लोकतांत्रिक सरकार का 5वां स्तंभ माना जाता है। बहुत अच्छा जवाब आया है, विकल्प नंबर सी। ये आजकल प्रश्न हाईलाइट है, इसलिए आईएमपी के रूप में ये सवाल को नोट करिएगा एनजीओ के ऊपर पेज में, 5वां, ठीक है। अगला सवाल, अब नेक्स्ट पर हम बात करेंगे, जहाँ बेसिकली आप सभी लोगों को परिवार और विवाह से संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं। अतः मैं आप सबसे कहूँगा इस सवाल में भी आप सभी लोग एक्टिव अपना रोल अदा करिएगा। पहला सवाल आपके सामने कहता है कि निम्न में से किस विद्वान ने सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली की रचना की है? इस किताब का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए। जी, और भी कोई स्टूडेंट? क्या विकल्प यहाँ पर ए सही होना चाहिए? सोशियोलॉजी ऑफ पुस्तक है, फील्ड ऑफ स्टडी से संबंधित है, जो एल्मर का नाम देखने को मिलता है, और ये विकल्प आपका सही है। यहाँ पर इस विकल्प पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये परिस्थिति या कंडीशंस आप सभी लोग कहेंगे कि ऑप्शन ए एल्मर के द्वारा ये परिभाषित या एक पुस्तक दिया गया है समाजशास्त्र में। परिवार और समाज के बीच क्या संबंध है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में इस किताब में जिक्र किया गया है, ठीक है। परिवार की जब परिभाषाओं की बात होती है, या उसके यौन कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्यों के बारे में, तो उस परिस्थिति में मर्डोक का नाम देखने को मिलता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इसके 4 नाम हैं, चारों याद रखिएगा आप सभी लोग हमेशा। एक तो यौन कार्य के बारे में बात किया है इसने, मर्डोक ने। दूसरा याद रखिएगा आप सभी लोग प्रजनन कार्य। तीसरा याद रखिएगा आर्थिक कार्य। चौथा याद रखिएगा शैक्षिक कार्य, जब इस तरीके का
कॉमा करके आपके क्वेश्चन में मिले तो आप सभी लोग ना मर्डोक, GP मर्डोक का नाम अवश्य लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा लाया गया था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। अकबर। ऑप्शन सी कह रहे हैं आप लोग। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस परिभाषा में परिवार एक सार्वजनिक संस्था के रूप में अगर रिप्रेजेंट हुआ है तो मर्डोक का नाम सही माना जाता है। विकल्प की अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से तो सही विकल्प होगा आपका मर्डोक। परिवार एक सार्वभौमिक है, यह कथन कार्यात्मकतावादियों के द्वारा कही गई है। कार्यात्मकतावादी में एक नाम मर्डोक का नाम शामिल है और विकल्प यहाँ पर आपका बी सही जाएगा। जॉर्ज मर्डोक ने ये परिभाषा सन 1949 में दिया था और इसी के 4 बुनियादी सामाजिक कार्य बताए थे जो मैंने ऊपर यहाँ पे नोट किए हैं। यही 4 बुनियादी कार्य हैं मर्डोक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से परिवार के उभरते स्वरूप की विशेषता नहीं है, परिवार की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे ऑप्शन आकार घटना सही है, पिता के अधिकारों में परिवर्तन सही है, परिवार का सहयोग में कमी भी सही है। यहाँ परिवार के उभरते स्वरूप की विशेषता नहीं है बताना है और ये ऑप्शन डी। का पार्ट है। लेकिन परिवार अस्थायित्व तो होता है ये कहना बेसिकली उचित नहीं होगा। डिफाइन कर सकते हैं क्या परिवार का अस्थायित्व होना? देखो, परिवार का अस्थायित्व होने का मतलब है परिवार के संबंध स्थिर और संरक्षित रहें। इसका आशय ये होता है परिवार में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखने के लिए कुछ बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रीति होना यानी स्नेह का होना, आपस में किसी तरह का बैर या विरोध का ना होना, है ना। परिवार के सदस्यों के खान पान के संबंध के समान की होने, सभी सदस्य एक साथ खान पान करें। एक प्रकार से यहाँ पे डेली रूटीन जैसी एक्टिविटीज़ संचालित होता है, लेकिन परिवार के स्वरूप नहीं है, परिवार की फीचर नहीं है। परिवार का फीचर पूछा था इस सवाल में, उसकी विशेषता पूछा था। विकल्प आपका डी सही माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव की प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता क्या है? मानव का पहला अनिवार्य आवश्यकता क्या है? परिवार है, समाज है, विवाह है, सभी है? क्वेश्चन ऑप्शन डी। डी। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है परिवार कि प्रथम अनिवार्य आवश्यक क्या है? प्रथम अनिवार्य ऑप्शन ए। समाज। विवाह। 1 मिनट जी। मानव की प्रथम और अनिवार्य आवश्यक क्या है? परिवार। विवाह। विवाह। देखिए नहीं, तब इस चारों आवश्यकताएं होंगी। वैसे देखा डी जाए ऑप्शन। 1 मिनट, परिवार की प्रथम आवश्यक और अनिवार्य, अगर यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात की जाए, बात को समझिएगा, विवाह है सर। मेरी बात सुनिएगा एक बार, परिवार। मेरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। मैंने कहा कि अगर मानव की प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता क्या है, ठीक है, अगर प्राथमिकता देने की बात अगर की जाती है तो उस कंडीशन में परिवार होगा। परिवार का होना मानव के लिए एक प्रथम और अनिवार्य आवश्यक चीज़ें मानी जाती है, एक परिवार होना। अब परिवार में विवाह शामिल है, परिवार में ही समाज शामिल है ना, ये चीज़ें आपका इंक्लूड हो जाता है उसमें। परंतु इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया हुआ है और वो ऑप्शन है ये सभी, है ना, ये सभी। और इनके आधार पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो मैं इस सवाल के जवाब की तरफ अगर जाना चाहूँगा तो ये सभी विकल्प भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं समाज के लिए या व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए, तो वो सभी में शामिल हो सकता है। परिवार भी शामिल है, विवाह भी शामिल है, समाज भी शामिल है, और ये सभी विकल्प सही माने जाएंगे। ठीक है, ये सभी विकल्प आपके सही माने जाएंगे। बाय द वे, इसमें एक ऑप्शन और आपको डाल दिया जाता, जैसे इंसान को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में अगर हम बात करते हैं अन्न, जल और वायु, जैसे कुछ पॉइंट इसमें डाल देता इसमें, ठीक है, तो उस जगह पे आपका फिर
क्या होता, परिवार होता। ऑप्शन ए फिर सही होता। तब यहाँ पे ये सभी जो लिखा हुआ है ये तब नहीं लिखा रहेगा, उस कंडीशन में आपका ए करेक्ट माना जाएगा। यहाँ सभी लिखा हुआ है इसलिए आपका डी माना जाएगा सही। ठीक है ना, सवाल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, अगर मैं विकल्प 4 में इस सर को हटा के स्नेह लिख दूं या प्रेम लिख दूं, ठीक है, या प्यार लिख दूं, तो इस कंडीशन में विकल्प ए सही चला जाएगा। और यदि मैं इसको ये सभी लिख दूं तो विकल्प डी सही चला जाएगा। दो तरीके के सवाल बना सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन परिवार के उभरते स्वरूप में शामिल नहीं किया गया है। परिवार के सहयोग की कमी, विवाह के बदलता स्वरूप, ऑप्शन डी। ना नातेदारी का जो है महत्व को। डी और बी होगा सर। जी ऑप्शन सर शामिल नहीं बोल रहा है तो देखिए, ऑप्शन डी। बिल्कुल डी रहेगा सर, डी नहीं, नातेदारी के महत्व का बढ़ना। मैं बताता हूँ आपको। परिवार के सहयोग में कमी, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि परिवार के उभरते स्वरूप में शामिल कौन कौन से नहीं हैं। तो परिवार के सहयोग में अगर कमी की बात करते हैं तो आधुनिक परिवारों में व्यक्तिवादिता बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। व्यक्ति आज केवल परिवार, माता पिता, भाई बहन और अन्य निकट रिश्तेदारों की चिंता ना करते हुए स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो यह एक प्रकार का पाठ माना जाता है, जो कि ये कहा है इसमें कि स्वरूप नहीं है। मैं आपके परिवार के उभरते स्वरूप के बारे में बता रहा हूँ, जो आजकल बेसिकली निकल रहे हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, परिवर्तन जो चीज़ें आ रही हैं, तो ये पार्ट है। विवाह का बदलता स्वरूप, विवाह का बदलता स्वरूप। वर्तमान में विवाह संस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब बाल विवाहों की संख्या घटती जा रही है और विलंबन विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। 30 साल हो जा रही है, 35 साल की एज हो रही है, 40 हो जा रही है, लेकिन उसके बाद लोग विवाह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली विलंबन विवाह की संख्या बढ़ रही है। अब जीवन साथी चुनाव में भी लड़के लड़कियां पहले की तुलना में काफ़ी स्वतंत्र हो गए हैं। अब प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज और अंतर जातीय विवाह की संख्या पर बढ़ रही है संख्याएं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो ये सारी चीज़ें आज के समय में। तो ये भी एक प्रकार का उसका स्वरूप है। पूछा गया है कि कौन सा स्वरूप नहीं है। परिवार के आकार की घटना, परिवार के आकार की घटना। वर्तमान में परिवार का आकार अर्थात सदस्य संख्या घटती जा रही है। अब सीमित परिवार की ओर लोग क्या कर रहे हैं, अधिक झुकाव कर रहे हैं, है कि नहीं। परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न विधियों के प्रयोग ने परिवार के सदस्यों की संख्या घटाकर 2 या 3 तक सीमित कर दी है। नहीं कहते हैं हम 2 हमारे 2, इस तरीके के। अब तो पति पत्नी और अविवाहित बच्चे से मिलकर एकल परिवार ही बनने लगे हैं। वर्तमान में एकाकी परिवार अधिक मात्रा पर बल दे रहा है, इसलिए परिवार के आकार की घटना भी घटित हो रही है, इसलिए ये भी सही है। परिवार, सवाल पूछा गया है परिवार के उभरते स्वरूप पे शामिल नहीं है। नातेदारी के महत्व को बढ़ाना, किसी के पास समय नहीं है। नातेदारी महत्व की घटना की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में नाम है, लेकिन वर्तमान में नातेदारी का महत्व देखो कम हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। अब लोग अपने रिश्तेदारों से दूर भागना चाहते हैं। आजकल नाते रिश्तेदारी के साथ संबंधों की घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है कि नहीं। आप अपने आप को उठा के देख लीजिए, या अपने परिवार या अपने आस पड़ोस उठा के देखेंगे तो आपको ये विकल्प सही मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल परिवारों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है आजकल। अस्थायित्व, सी। ऑप्शन सी। सी। आजकल बेसिकली अगर हम बात करते हैं, विकल्प आपने यहाँ पे सी का चुनाव किया है और जो कि सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। और मेरा कहने का आशय इस सवाल से ये है आप सभी लोगों से कि आजकल परिवारों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो, कम आय ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आकार इतना सा प्राथमिकता आप नहीं दे सकते हैं। साहचर्य की कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में भी नहीं। समस्या का सामना करना पड़ रहा है अस्तित्व में, अस्थायित्व में। अस्थायित्व का मतलब जानते हैं, अनियतता या अनित्य शब्द। इसका मतलब एक प्रकार से तब चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं जब वास्तविकता स्वप्न के एक दृश्य में बदल जाती है। मतलब अस्थाई होने के भाव को नकार देना, अस्थाई होने के भाव को नकार देना
उस परिस्थिति में अस्थायित्व शब्द रिलेट होता है और किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो यही समस्या बेसिकली रिप्रेजेंट हो रही है। विकल्प सी। आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ती जा रही है, आधुनिक परिवारों में ऑप्शन डी। ई का सर भी व्यक्तिवादी। बिल्कुल व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, व्यक्तिवादिता आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ रही है, ये कहना उचित रहेगा आप सबके लिए। विकल्प बी। मैंने ये नहीं सवाल कहा कि आधुनिक परिवारों में निम्न में कौन से परिवार की तरफ अधिक बल दिया जा रहा है, तो आप उस परिस्थिति में एकाकी परिवार की तरफ अगर आप रुख करते तो उचित था। सवाल परिवार के टाइप से नहीं था, है ना, आधुनिक परिवारों को लेकर था। निम्न में कौन सा पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग है, पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग है, ये विकल्प आपके सामने है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। आते हैं, तो मैंने सवाल किया था कि निम्न में से कौन सा पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग है, विवाह है, नागरिक संघ है, घरेलू भागीदारी है या सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जवाब बताना है प्लीज। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ तो पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग, एक विवाह भी है, नागरिक संघ भी है, घरेलू भागीदारी भी है, यानी मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ विकल्प डी करेक्ट होगा, विकल्प डी करेक्ट होगा। पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग का मतलब समझते हैं आप, पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग का मतलब जानते हैं। पारिवारिक कानून, भारतीय कानून मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में डिवाइड है, एक धार्मिक कानून, दूसरा आपराधिक कानून, तीसरा नागरिक कानून। ये बात आप सभी को भली भांति तरीके से पता है। परिवार कानून 3 मुख्य कार्य क्षेत्रों से वैवाहिक, वित्त और बाल कानून जैसी क्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत में परिवार कानून क्या है, वो पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी कानूनी मामलों को नियंत्रित करना, जिसमें विवाह है, तलाक है, बाल हिरासत है, गोद लेना और बहुत सी एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत शामिल हुआ। तो अभिन्न भाग के रूप में तीनों पार्ट माने जाएंगे आपके। यहाँ पे निम्न में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों पार्ट माने जाएंगे, अतः विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। 8 वाले का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पारिवारिक कानून के सहयोग मामलों की समाप्ति के अंतर्गत निम्न में से किस अंश को शामिल किया गया है, किस अंश को ऑप्शन सी या डी। किया गया है। पारिवारिक कानून की बात मैं यहाँ पे आप लोगों से कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ जवाब क्या होना चाहिए, पारिवारिक कानून के सहयोग। ऑप्शन डी। देखिए विकल्प आपका डी करेक्ट है। गुजारा भत्ता। नहीं, गुजारा भत्ता नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि गुजारा भत्ता परिवार के कानून के सहयोग मामलों की समाप्ति के अंतर्गत निम्न में से किस अंश को शामिल किया गया है। परिवार कानून के सहयोग या सहायक मामले में हेल्प करने के परिप्रेक्ष्य में तलाक का परिप्रेक्ष्य तो शामिल है, विलोपन भी शामिल है, गुजारा भत्ता भी शामिल है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ ये सभी, ये तीनों के तीनों पार्ट इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे, है ना। ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पारिवारिक कानून के सिद्धांत हैं, है ना, और उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत ये सवाल बनाए जा रहे हैं जहाँ पारिवारिक कानून के परिप्रेक्ष्य शामिल हो रहे हैं। इसमें देखो विवाह, नागरिक संघ और घरेलू भागीदारी भी शामिल है, दत्तक पुत्र पुत्री शामिल है, बाल सुरक्षा कार्यवाही शामिल है, किशोर कानून शामिल है, ठीक है, पितृत्व शामिल है ना। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पारिवारिक संबंधों और सहायक मामलों की समाप्ति के अंतर्गत तलाक, विलोपन, समाप्ति, गुजारा भत्ता, बाल हिरासत, बाल सहायता, गुजारा भत्ता पुरस्कार, तलाक के कारण संपत्ति और देनदारियों की श्रेणी इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही विलोपन आ जाए, तलाक गुजारा भत्ता ही आ जाए, संपत्ति भी आ सकता है ऑप्शन में, वो भी सही माना जाएगा, बाल सहायता भी आ सकता है, वो भी शामिल माना जाएगा, बाल हिरासत आ सकता है, वो भी आपका शामिल माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, परिवार कानून के किशोर कानून में कौन सी कार्यवाही शामिल नहीं की गई है? किशोर कानून में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की गई है? इसमें ना नाबालिगों से संबंधित मामले जिसमें अपराध, अपराध युक्ति हिरासत, किशोर अधिनिर्णय इत्यादि चीज़ें शामिल की गई हैं। तो इसमें सर ऑप्शन सेरोगेसी कानून ये नहीं शामिल है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सेरोगेट मदर के रूप में जन्म देने का कानून और प्रक्रिया शामिल की गई है सेरोगेसी कानूनी प्रक्रिया में। ठीक है, सेरोगेट मदर के रूप में जन्म देने का कानून और प्रक्रिया शामिल की गई है इसके अंतर्गत। अतः विकल्प आपका इस शामिल नहीं है, वो सी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में कौन सा पारिवारिक कानून के पितृत्व में शामिल होता है? ऑप्शन सी। पितृत्व में इसके अंतर्गत ना स्थापित करने और विस्थापित करने की कार्यवाही, पितृत्व परीक्षण आदि शामिल की गई है। तो आप देखिए, एक तो विस्थापित करने की कार्यवाही शामिल है, पितृत्व परीक्षण शामिल है, ए और बी शामिल है। दत्तक पुत्र संबंधी कार्यवाही इसमें नहीं शामिल है। इसके अंतर्गत ना एक बच्चे को गोद लेने की कार्यवाही और अन्य संबंधी कानून के जो मामले होते हैं वो शामिल किए गए हैं डी वाले विकल्प में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा विधान या कार्यवाही परिवार कानून के या कानून के रूप में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, विधान और कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन बी। डी, दत्तक पुत्र ग्रहण, बाल सुरक्षा कार्यवाही, किशोर कानून, विकल्प आपका डी, ये सभी शामिल है। पारिवारिक कानून के बारे में बात हो रही थी, विधान और कार्यवाही पारिवारिक कानून कौन कौन से हैं उसके संदर्भ में पूछा गया था। विकल्प यहाँ पर आपके डी सभी शामिल होंगे। दत्तक पुत्र ग्रहण, किशोर कानून, बाल की सुरक्षा, विवाह, नागरिक सुरक्षा, घरेलू भागीदारी भी शामिल इसमें है, सेरोगेसी भी शामिल है, पितृत्व शामिल है इसमें, है ना, इत्यादि बहुत सारे जितने भी मैंने कानून बताए उन सभी को इसमें शामिल आप कर सकते हो, है ना। परिवार कानून के सिद्धांत में कौन सा घटक सभी के लिए समान होगा? ये भी दोनों। और नागरिक समानता। विकल्प तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आपका सी होना चाहिए। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, पारिवारिक कानून के सिद्धांत। ठीक है, एक मिनट। अगला है पारिवारिक कानून के सिद्धांत में किस मौलिक पारिवारिक आधारभूत तथ्यों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पर आप कहेंगे बच्चों की सुरक्षा को लेकर शामिल किया गया है, विवाह संबंधी विधान को भी शामिल किया गया है, लोगों की गुणवत्ता में भी शामिल किया गया है, और यहाँ पे डी यानी ये सभी शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारिवारिक कानून में कौन कौन से पारिवारिक मूल्य कानून को बनाने में सहायक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, पारिवारिक मान्यता है ये सभी। और दायित्व, अधिकार एवं सभी, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कोले ने किस प्राथमिक समूह की संज्ञा दी थी? परिवार की, व्यक्ति की, समाज की, या इनमें से किसी को? परिवार की। कोले ने परिवार की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, परिवार के सभी सदस्य भावनाओं के माध्यम से एक दूसरे से बंधे होते हैं और इसमें मानव की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में सभी। आप प्रेम भी कह सकते हो, स्नेह भी कह सकते हो, त्याग भी कह सकते हो। डी। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है, बताइए कैसे? मनुष्य की व्यक्तित्व की पहचान किससे होती है? परिवार से। परिवार से होती है उसकी पर्सनालिटी की पहचान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी प्रमुख सामाजिक भावनाएं हैं जिससे व्यक्ति अपने परिवार में रहकर सीखता है? बता सकते? ये सभी। शर्म भी, गर्व भी, सहानुभूति भी, बिल्कुल सही जवाब डी, सभी से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 20, परिवार में बच्चा किस वर्ष की उम्र में शर्मिलापन सीखता है? शर्मिलापन। ऑप्शन बी। प्रथम, पहले वर्ष में 1 साल का हो जाता है बच्चा तो उस उम्र में शर्मिलापन सीख लेता है ना। ये मनोविज्ञान में ये चीज़ें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास परिवार में किस अवस्था में होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास
ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। आरंभिक। हाँ, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की बात करता है ना, तो विकल्प बी होगा, जो 3 से 6 वर्ष बताई गई है आयु। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी सामाजिक भावनाओं का बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? ऑप्शन डी आप बता सकते हो यहाँ पे सहानुभूति, झगड़े का, सहयोग का भी, और इसका मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी सामाजिक भावनाओं का विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है, 6 से 9 वर्ष? ऑप्शन डी बिल्कुल। 23 में आप डी बताएंगे, पक्षपात की भावना, भेदभाव की भावना, दायित्व जवाबदेही की भावना, विकल्प आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। घरेलू हिंसा से संबंध में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बताइए, घरेलू हिंसा का अन्य रूप क्या हो सकता है? ऑप्शन डी हिंसा का अन्य रूप आपको बताया क्या हो सकता है? पारिवारिक। पारिवारिक हिंसा। विकल्प आपका यहाँ पे डी। पारिवारिक हिंसा जाएगा, बी। बी आपका ऑप्शन सही होगा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य क्या आप कहते हैं? वह ऑप्शन डी परिवार से हो, वह हिंसा जो परिवार से हो, वह हिंसा जो नातेदारी से हो, डी। हिंसा जो महिला के निकट रिश्तेदारों के द्वारा बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ तो विकल्प आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप घरेलू हिंसा अधिनियम को पढ़ेंगे 2005 वाला, तो उसमें बताया गया है नातेदारी को लेकर भी, कि अगर मान लीजिए कोई परिवार का ही सदस्य है, रिश्तेदार है, और आकर जो है महिला को प्रताड़ित कर रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पर नातेदारी से भी सही हो जाता है, हिंसा और महिला के निकट रिश्तेदारों का भी सही हो जाता है। और बाय द वे मान लीजिए और भी ऑप्शन में चीज़ें मिली, जैसे और भी ऑप्शन में चीज़ें दे दिया जाए, ठीक है, पड़ोस दे दिया जाए, यहाँ पर घरेलू हिंसा का तात्पर्य में क्या दे दिया जाए, पड़ोस दे दिया जाए, तो इन 4 विकल्पों में सही ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन ए फिर माना जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब जो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो वो डी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता परिवार का तब होता है, देखो घरेलू हिंसा का मतलब परिवार से ही होता है, नातेदारी से नहीं होता है। अधिनियम से अगर सवाल होता ना तो आप नातेदारी रिश्तेदारों को भी कह सकते थे। बात सही है कि नहीं, बताइए। अधिनियम में बात कही गई है, घरेलू हिंसा का मीनिंग में, तात्पर्य में, डोमेस्टिक वायलेंस में ये बात नहीं कही गई है ना। तो जो महिलाओं की निकट रिश्तेदारी जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी, परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाला जो हिंसात्मक व्यवहार होता है या उत्पीड़न होता है, जो नारी को शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है, वो बेसिकली घरेलू हिंसा का पार्ट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या होता है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन डी शारीरिक जो है मानसिक आघात, शारीरिक आघात, मनोवैज्ञानिक आघात, सभी। क्वेश्चन नंबर डी नंबर। जी, घरेलू हिंसा में शामिल क्या हो सकता ऑप्शन डी है? घरेलू हिंसा में शामिल क्या हो? डी डी। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, और 4 में आप लोग कह रहे हो यहाँ पे घरेलू हिंसा में ना शामिल होगा आप लोगों का बलात्कार, दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्या। देखिए, अपनी आप अगर हम बात करते हैं आप लोगों से ना राय लेने के लिए संदर्भ में, थोड़ा सा आप समझिएगा बात को मेरी। जैसे मैंने कहा कि घरेलू हिंसा पे आप अपनी टिप्पणी डालें, है ना, तो उस घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में आप लोग उन क्रियाओं में इनको शामिल कर लेते हो कि बलात्कार और दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को शामिल कर लेते हो, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूँ, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हिंसा के रूप में जब डिवाइड किया गया, तो घरेलू हिंसा को मुख्यतः रूप में बेसिकली बलात्कार को शामिल किया गया था, इस ऑप्शन के आधार पर अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया में तो। लेकिन फिलहाल घरेलू हिंसा क्या होता है इस चीज़ को आप समझ रहिए, है ना, कि जब अपराधी और पीड़ित के संबंध होता है ना, जनरली अगर हम बात करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आघात इत्यादि चीज़ों को शामिल कर सकते हो।
फिलहाल मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, इस घरेलू हिंसा में शामिल क्या इन सभी को करना उचित रहेगा? दहेज घरेलू हिंसा, पहली बात तो ये जानना आप सबके लिए जरूरी रहेगा कि घरेलू हिंसा होता क्या है। घरेलू हिंसा क्या होता है, बात को फिर से सुनिएगा। घरेलू हिंसा वो हिंसा होती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारी हो, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी, परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कोई हिंसात्मक व्यवहार हो, कोई हिंसात्मक व्यवहार हो, या उस नारी को शारीरिक या मानसिक या मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर आप क्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, या उसका बेसिकली क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में महिला के साथ अगर बलात्कार, दहेज हत्याएं, ठीक है, पत्नी को यातना देना, भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न इत्यादि चीज़ें अगर आएंगी पारिवारिक दृष्टिकोण में, तो वह परिपेक्ष क्या कहलाएगा, आपका सभी कहलाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? बताइए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, यस या नो? यस। यस। घरेलू यस हिंसा का शिकार अधिकतर बताइए कौन होती है? घरेलू हिंसा के विवाहित स्त्रियां। ऑप्शन विवाहित स्त्रियां, अविवाहित स्त्रियां, युवा स्त्रियां या प्रौढ़ स्त्रियां? विवाहित स्त्रियां। ये सवाल सही है। विकल्प आप सभी लोगों ने मुझे ए का चुनाव दिया है, और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की कहता है कि घरेलू हिंसा अत्यंत ही ऑप्शन बी दंडनीय अपराध। बी। सी। जघन्य अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है, बी ऑप्शन। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण तनावपूर्ण डैश परिस्थितियों में होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल पारिवारिक परिस्थितियों में होता है, विकल्प आपका ये सही होगा। आपराधिक हिंसा में शामिल क्या हो सकता है? ए और बी दोनों। सी। ऑप्शन ए बलात्कार और अपहरण यानी सी। घरेलू हिंसा में शामिल बताइए और क्या हो सकता है ये सभी। हिंसा में? ऑप्शन डी। डी सभी। दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना। सर इस ऊपर वाला सर क्वेश्चन था कि सर आपराधिक हिंसा में शामिल है, ऊपर बलात्कार नहीं होगा सर। बलात्कार जो आपने लगाया ना सर, घरेलू हिंसा में शामिल है। देखिए आपराधिक 9 नंबर क्वेश्चन से सर ऊपर नहीं होगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 शायद आप कह रहे हो। नहीं वो नहीं, इससे 6 या 7 नंबर जो आपने बलात्कार और सब लगाया था ना दहेज से सर, हाँ ओके। पर वो बलात्कार नहीं होगा सर। बलात्कार दहेज इनसे घरेलू हिंसा में आता ही नहीं सर। हाँ यही नंबर दहेज हो जाएगा सर इसमें। सर घरेलू हिंसा आता देखिए आता है सर। मैं आपको बताता हूँ, घरेलू हिंसा में बलात्कार आता है। मेरी बात सुनिए। घरेलू हिंसा में आपको बताया, मैंने कह दिया कि शारीरिक आघात पहुंचा रहे हो, मानसिक आघात पहुंचा रहे हो, मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा रहे हो, तो उस क्रिया में शारीरिक एक आघात हो, जो शारीरिक आघात बलात्कार का पार्ट माना जाता है ना। तो इसलिए आपका बलात्कार भी शामिल रहेगा उसमें, दहेज हत्या भी शामिल रहेगी, भ्रूण हत्या भी शामिल रहेगी, तीनों शामिल रहेगा। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प डी ही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है सिराज, समझ में आया? जी सर। नीचे बट लिखा था ना सर आपराधिक हिंसा, इसलिए मैं बोला सर आपराधिक हिंसा और घरेलू हिंसा में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा, घरेलू हिंसा में शामिल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता, देखिए ये थोड़ा सा सवाल आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस प्रश्न के आधार पर ऑप्शन बनाए गए उन्हीं के आधार पर आपके चुनाव करने का प्रयास करिएगा। भारतीय दंड संहिता ऑप्शन ए किस धारा, 376। देखिएगा पहले सर सी है इसमें, सी सही 376। दंड संहिता की धारा में बलात्कार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आप लोगों ने कहा कि 376 के बात सही है। इस धारा के तहत बलात्कार के लिए कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है, या इसे 10 साल या उम्र कैद तक बढ़ाया भी जा सकता है ना। इसके अलावा कैदी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसी बात 376 के अकॉर्डिंग कही गई है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि रेप एक दंडनीय अपराध है, इसलिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो सी है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बलात्कार है, आपको बताना है 4 ऑप्शन सी द्वारा किसी स्त्री को उस इच्छा के विरुद्ध संभोग करना।
बिल्कुल। किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना बेसिकली बलात्कार कहलाता है और सही विकल्प होगा आपका यहाँ पे थर्ड यानी सी। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज के लिए स्त्रियों को दी जाती है यातना है, ऑप्शन बी जी। यातना है, यातना है। यातना है, बिल्कुल विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1961। विकल्प आपका ये सही होगा। दहेज हत्या व उत्पीड़न के मामले वर्ग में अधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर ये मध्यम वर्ग मध्य वर्ग में दहेज हत्या और उत्पीड़न के मामले अधिक जो देखने को मिले हैं डेटा वगैरह वो मध्यम वर्ग में मिलते हैं। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नववधु को प्रताड़ित करने में किसकी भूमिका अहम होती है? नववधु ऑप्शन सी। परिवार की रचना। परिवार की रचना, सास ससुर पति। भाई ये सवाल तो बड़ा टफ दे दिया है। नववधु को प्रताड़ित करने में किसकी भूमिका है? क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है इसका। सर अगर ये सभी में सास ससुर और पति होता तो तीनों होता। तो सभी होता तो मान लेते हैं। परिवार देखो परिवार की रचना थोड़ी ना हो सकती। परिवार तो भाई एक आध बंदे ऐसे भी होते हैं परिवार में, थोड़ी ना प्रताड़ित करते हैं। अभी सब कहो कि परिवार की रचना ही ऐसी है जो पे बेसिकली प्रताड़ित हो। सास होगा सर, इसका सास होगा सर। अरे ऐसे मत कहो यार। सर पति हो सकता है सर, पति यदि अच्छा है तो बाकी सबसे निपट लेगा, और वही साथ नहीं दे रहा तो फिर सब भारी। तो यहाँ पे देखो अगर आप कह रहे हो कि अगर सास, जैसे अगर आप मान लो सास कह रहे हो, भाई सबकी सास थोड़ी ना है कि वो प्रताड़ित कर रही है नवविवाहित को। सर नई लड़की शादी होके आती है तो उसको बातों से, चाहे मेंटली हो गया चाहे इमोशनली हो, तो एक्सप्लॉइटेशन सासे से सर ज्यादा देखा जाता है ससुरों में, इसीलिए बोल रहा हूँ नववधु। ये सर आपका विचार है, ये आपका विचार है। सास ऐसा नहीं कर सकती, ये आपका विचार है। और भी तो सर इसमें पति होगा, पति नहीं कह सकते आप, कोई जरूरी नहीं पति सर। यहाँ सवाल बेसिकली सही है लेकिन ऑप्शन बेसिकली इसने गलत दे दिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पति भी नहीं, पति ऐसा थोड़ी हो सकता है सर कि वो प्रताड़ित करता फिर शादी क्यों करता। पहली बात है ना। नवविवाहित को प्रताड़ित करने में किसकी भूमिका अहम मानी गई है ना, अहम मानी गई है नव प्रताड़ित। ठीक है, कोई सर ऐसा पैमाना तो है नहीं कि तीनों की भूमिका को नापा जा सके कि पति सास या ससुर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आधार पे आप लोगों से कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंसली नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन सी होगा। परिवार की रचना नहीं, परिवार की रचना भी नहीं होगी। क्वेश्चन चलो यहाँ पे ऑप्शन ही बेसिकली गलत है। ऑप्शन ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुओं में पत्नी को माना ये जाता सभी है। डी क्वेश्चन नंबर 16 सभी है सर। ऑप्शन ए। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, धर्म कारिणी, भी कहते हैं, धर्मपत्नी भी कहते हैं, धर्मपत्नी, सभी। पत्नी को देखो, पत्नी को कितने नाम है देख रहे हो भाई। शादीशुदा लोग जितने लोग हैं अर्धांगिनी जी उनको संबोधित करो, धर्मपत्नी से भी संबोधित करो, धर्मचारिणी से भी इनको संबोधित करो। कहा गया है आप लोग भी संबोधित किया करो। नंबर 17, पत्नी इसमें भी होगा सर, मादक द्रव्य व्यसनी। पत्नी के साथ अत्याचार अधिक करता है, बताइए करते हैं। मानसिक रोगी, मादक द्रव्य व्यसनी, रोगी या पुरुष? मादक द्रव्य व्यसनी, दारू वालों को कुछ ज्यादा मानना पड़ेगा, ये माना जाता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये डेटा में भी आया है ना, डेटा में भी आया है निकल के। ये विकल्प आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय समाज में विभिन्न समस्याएं हैं, ये बात तो सही है। ये सभी है। दहेज को लेकर भी है, घरेलू हिंसा भी है, विधवा पुनर्विवाह भी है, आज भी। ऑप्शन नंबर वह स्त्री विधवा कहलाती है जिसका पति ऑप्शन सी मर गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, विधवा स्त्री को किन नियमों का पालन करना पड़ता है? ऑप्शन डी सभी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए उसके बाल भी मुड़वा दिए जाते हैं, वह श्रृंगार नहीं करती है, वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती है। ऑप्शन डी सही है।
विधवा स्त्री का जीवन होता है कैसा? ऑप्शन बी। कठिनाइयों से परिपूर्ण। कठिनाइयों से परिपूर्ण। बिल्कुल, आप यहाँ पे कहेंगे कठिनाइयों से भरपूर होता है विधवा स्त्री का जीवन। भारतीय समाज बताइए है कैसा समाज है भारतीय? पुरुष प्रधान है सर बी। बिल्कुल, ऑप्शन पुरुष है। प्रधान समाज है भारतीय समाज। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। धार्मिक दृष्टि से किसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? धार्मिक पुत्र। पुत्र। पुत्र को अधिक माना जाता है सर। माँ। पुत्र को अधिक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुत्र को अधिक मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्ष नारी हत्या है। ये सभी हत्या, डी नंबर। प्रत्यक्ष नारी, नारी शिशु को मार डालना, नारी शिशु को फेंकना, नारी शिशु को त्यागना। विकल्प ए होगा सही। प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष नारी हत्या जो होती है वो नारी शिशु को मार डालना होता है, फेंकना और त्यागना नहीं होता है। विकल्प 24 का ए इज द राइट आंसर होगा। इसका सही ऑप्शन पहला माना जाता है। नारी हत्या क्या? नारी शिशु को मार डालना। आप प्रत्यक्ष नारी हत्या क्या होगी? आप प्रत्यक्ष ऑप्शन सी। कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। भ्रूण हत्या से मतलब यानी तात्पर्य क्या है? गर्भ में लड़की होना। ऑप्शन सी। गर्भ में लड़की घर में की हत्या है सर, भ्रूण हत्या। नहीं, जरूरी नहीं सर। घर में ही सी, ऑप्शन सी। गर्भ में ही शिशु की हत्या, गर्भ में लड़का होना। देखिए ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। भ्रूण हत्या का ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये देखो, एक लोगों को मिथ्या है कि गर्भ में बेसिकली लड़की का होना। हाँ जो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है कि गर्भ में लड़की का होना भी एक प्रकार से वहाँ पर मार डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये भ्रूण हत्या है ना। गर्भ में ही शिशु को हत्या, शिशु की हत्या, गर्भ में ही शिशु, इसमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर बात करते हैं भ्रूण हत्या का मीनिंग में, तो आप क्या दर्शाना चाहेंगे? ऑप्शन सी देना चाह रहे हैं आप? ऑप्शन सी। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए भ्रूण हत्या का मतलब किसी अजन्मे या बच्चे की जानबूझकर हत्या करना होता है। इसका मतलब ये होता है भ्रूण के जन्मे या भ्रूण को अजन्मे माना जाता है। 316 एक धारा है भारतीय दंड संहिता को, जिसको आप जानते भी हैं। माँ की कोख में मादा भ्रूण निकाल फेंक देना, इस तरीके की भी प्रक्रिया कहीं ना कहीं मानी जाती है ना। तो भ्रूण हत्या का अर्थ भ्रूण की मृत्यु के कारण बनने का कार्य क्या होगा, ये उसका अर्थ दर्शाता है। मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, भ्रूण की मृत्यु का कारण बनने का कार्य, ये दर्शाता है एक प्रकार से ऑप्शन बी। हत्या। ठीक है, भ्रूण हत्या है ना, भ्रूण हत्या, गर्भ में ही शिशु की हत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, जो कि ये विकल्प आपको हो सकता है मानता हो, भ्रूण की हत्या का कारण बनने का कार्य। अब शिशु में डिफाइंड नहीं हुआ ना कि ये बालक है बालिका है, कैसा भी बालक हो सकता है। क्यों? विकल्प सी होना चाहिए। यस या नो? जी सर। यस सर। अपने विचारों को प्रकट करें। तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा का कारण बता दीजिए। अच्छा, घरेलू हिंसा का कारण उपरोक्त सभी। ठीक है, पुरुष पर सभी। स्त्रियों की पुरुषों में आर्थिक निर्भरता, इसलिए अशिक्षा, इसलिए बिल्कुल सही। घरेलू हिंसा रोकने का प्रयास करिए, बताइए। रोकने का प्रयास, व्यवस्था, महिलाओं का रोजगार देना और सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल सी। डी। घरेलू हिंसा पारित कब हुआ? 2005। ऑप्शन डी। 2005 में। ठीक है, दहेज प्रथा बताइए क्या है? एक प्रथा है। अभिशाप है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। 31 कानून भी दहेज प्रथा को समाप्त करने में डैश रहा है। ऑप्शन है बी होगा, निष्क्रिय रहा है। निष्क्रिय रहा है। कानून भी दहेज प्रथा को समाप्त करने में निष्क्रिय है। आज क्या कानून दहेज प्रथा बंद हो गई? निष्क्रिय
फ्री ही तो है, आज भी तो लोग ले रहे हैं। वर्तमान समय में दहेज प्रथा का डैश रूप देखने को प्रथा का विकृत रूप। हाँ, विकृत। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना? ठीक है, ओके सर। आज के लिए इतना रखिए। इसकी वीडियो PDF मैं आपको शेयर कर दिया हूँ टेलीग्राम पर, एक बार आप PDF थैंक यू सर। पहुँच गया है। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट आप सभी लोगों से। कल फिर आप सबकी क्लास होगी, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं कल की क्लास में आप सभी लोगों से।